देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके पास, विच स्पीशी कंटेन्स द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मतलब बहुत ही आसान सवाल है। इसमें करना ही क्या है आप लोगों ने, आपने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने हैं। बोरोन का प्रोटॉन नंबर होता है 5, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जब लॉस कर देगा तो 2 रह जाएंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन्स। बेरिलियम का प्रोटॉन नंबर होता है 4, जब वो 2 लॉस कर देगा तो उसके पास 2 रह जाएंगे। हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर होता है 1, जब वो 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा तो 2 हो जाएंगे। हीलियम का प्रोटॉन नंबर होता है 2, जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो उसके पास रह जाएगा 1। यानी कि लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं हीलियम के पास। राइट, सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी डी। देखिए काफी आसान और बहुत ही जर्नल क्वेश्चन। उसके बाद आगे चलते हैं। वो कह रहा है विच सीरीज शोज द मॉलिक्यूल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल किसका इंक्रीज होता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है? CH4। अगर मैं CH4 को ड्रॉ करूं सो इट सीम्स लाइक दिस, विच इज अ सेंट्रल एलिमेंट हैविंग व्हाट बच्चों, सेंट्रल एलिमेंट हैविंग 4 बॉन्ड्स, नो लोन पेयर। तो ये होगा टेट्राहीड्रल। एंगल कितना होगा? 109.5। 109.5 इसका होगा। 109.5 इसका होगा। 109.5 इसका होगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास BF3। तो अगर मैं BF3 को ड्रॉ करूं तो इट सीम्स लाइक दिस, विच इज ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर है तो एंगल 120 होगा। तो इसका होगा भाई 120, इसका होगा 120, और कहीं पर भी मुझे नजर नहीं आ रहा BF3। ठीक है। उसके बाद आ गया मेरे पास NH3, और NH3 की बात करूं तो इट सीम्स लाइक दिस। ठीक है। और one lone pair with 3 bond pairs will be pyramidal and the angle would be 107 here, 107 here, 107 here, right? ओके, सो अब कौन सा रह गया भाई? नीचे आ जाते हैं। वाटर हो गया। वाटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इट सीम्स लाइक दिस, इरेगुलर शेप, 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 लोन पेयर्स, 104 डिग्री एंगल। तो ये हो गया 104। और कहाँ है वाटर? ये हो गया 104। ठीक है। उसके बाद है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इस तरह से बनते हैं, यानी कि लीनियर शेप, एंगल वुड बी 180। 180 ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। ठीक है ना, इसको भी हम नीचे लिख देते हैं इसको ताकि हमें देखने में आसानी हो। 107। अब आपको देखें वो कह रहा है विच सीरीज शोज द मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल जो मुझे नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ नजर आ रहा है इंक्रीज होता हुआ, है ना भाई। बाकी देखें 109 के बाद 120 हुआ, फिर डिक्रीज हो गया, फिर 104 के बाद 180 हो गया, फिर 120 डिक्रीज हो गया, फिर 107 के बाद 109 हुआ, इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया। हर जगह ही डिक्रीज हो रहा है एक बार इंक्रीज होने के बाद, बट सी के अंदर अगर आप देखें सो इंक्रीज ही इंक्रीज नजर आ रहा है। सो द राइट आंसर वुड बी सी। ठीक है भाई, चलिए आगे चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको नजर आता है क्या? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड is similar to the solid iodine in its structure and properties. Carbon is in group 14. Silicon dioxide is in group 14 groups. Compounds. Which statement about solid carbon dioxide and solid silicon dioxide is correct? अच्छा भाई, which one is correct? Both solids exist in lattice structure. ये दोनों lattice structures होंगे। अच्छा जी, चेक कर लेते हैं इसको। पहले नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। बोथ सॉलिड्स हैव सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो सिंपल मॉलिक्यूलर है, लेकिन जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। तो दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है ना भाई, बोथ सॉलिड्स हैव एटम्स ज्वाइंड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये भी गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आपके पास डबल बॉन्ड मौजूद है, जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अंदर सारे बॉन्ड्स जो होंगे वो सिंगल होंगे, है ना भाई। So this is also wrong. And both solids change spontaneously to the gas at standard temperature and pressure. This is also wrong. आपके पास जो जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, समवेयर 3000 इसका शायद मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे गैस में कन्वर्ट हो जाना पॉसिबल नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। तो अगर दोनों सॉलिड की फॉर्म में हो, बोथ सॉलिड्स एग्जिस्ट इन अ लैटिस स्ट्रक्चर, दिस वुड बी द अपेरेंटली राइट आंसर। और यू कैन से दैट बाकी चारों के अंदर
ये आपको आंसर सही लग रहा है। ठीक है भाई। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है? एन आर्टिकल इन अ साइंस मैगजीन कंटेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: it's lighter than the feather, stronger than the steel, yet incredibly flexible and more conductive than copper. Which form of carbon is being described? कौन से वाले कार्बन की बात की जा रही है? ओके, तो इसके लिए आपको कार्बन की फॉर्म्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम नॉर्मली पढ़ाते हैं बच्चों को। स्टेट्स ऑफ मैटर में मैं नॉर्मली ये बात बताता हूँ, बट इसलिए जब सामने आ गया है तो क्या लिखा हुआ है आपके पास? लाइटर देन द फीदर, ठीक है, और स्ट्रोंगर देन स्टील, ठीक है, इनक्रेडिबली फ्लेक्सिबल। अब देखो, ये स्ट्रोंगर है और जो है क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो आप देखें ये डायमंड तो नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, इस वजह से मैं इसको डायमंड नहीं कह सकता, क्योंकि डायमंड नॉर्मली क्या होता है भाई? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके अलावा क्या कह रहा है आपके पास? लाइटर देन फीदर। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर देन स्टील, जो ग्रेफाइट होता है वो उतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता, ये लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, काफी सॉफ्ट होता है ये। तो ए या सी में से आंसर होगा। बट मेरे ख्याल से बक मिंस्टर फ्लोरीन जो होता है ये काफी जो है क्या नाम है, आप कह लें कि ये लाइटर नहीं होता, थोड़ा हैवी होता है। ग्राफीन शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस। बट डेफिनेटली जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे कि सिचुएशन क्या होगी वहां पर, जब हम इन सारी स्टेट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल तो हमने इनको पढ़ा ही नहीं है, तो हम इसके बारे में बात भी नहीं कर सकते। ठीक है भाई, ठीक है भाई, जब हम इसको पढ़ेंगे जब इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, ऑलराइट। फिलहाल हम बॉन्डिंग के ऊपर फोकस करते हैं, जो हमने पढ़ लिया है। विच रो ऑफ द टेबल इज करेक्ट? काफी आसान सवाल है, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है तो हमें आइडिया है। अमोनिया मॉलिक्यूल और अमोनियम आई, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो अमोनिया मॉलिक्यूल सीम्स लाइक दिस, और अमोनियम आइन जो होता है इट इज लाइक दिस, है ना भाई? सो आप देख सकते हैं, व्हेन यू हैव थ्री बॉन्ड पेयर्स एंड वन लोन पेयर्स देन दिस वुड बी pyramidal definitely, and when you have four bond pairs without any lone pairs this would be regular tetrahedral। तो ए या बी में से कोई आंसर हो सकता है। अमोनिया मॉलिक्यूल में सारे के सारे आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और अमोनियम में भी सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। तो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी ए। सही है भाई, सिंगल बॉन्ड हैं सारे, तो ये सिग्मा बॉन्ड्स ही पाए जाएंगे, पाए बॉन्ड इसमें से किसी के अंदर भी नहीं है। सही है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द करेक्ट नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ ईच टाइप इन Al2Cl6 मॉलिक्यूल? Al2Cl6 के अंदर कौन से कितने बॉन्ड्स हैं? AlCl3 होता है, ठीक है भाई। उसके बाद आपके पास AlCl3 होता है। तो अब अगर गौर से देखें तो यहाँ पर आपको कोवलेंट बॉन्डिंग जो नजर आ रही है वो 6 नजर आ रहे हैं। सो राइट आंसर कैन बी ए और बी। बट जब ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है और ये वाला अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है, तो वी हैव टू डेटिव बॉन्ड्स एज वेल। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी बी। सही है भाई बच्चों। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है? डाई कार्बन मोनो ऑक्साइड is found in dust clouds in space. The structure of this molecule is this: the molecule contain no unpaired electrons, no unpaired electrons. How many lone pair of electrons are present in a molecule? कितने लोन पेयर मौजूद होंगे? अच्छा देखो, बीच वाले कार्बन के पास तो कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं होगा, क्योंकि उसके चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में शामिल हैं। लेकिन इस तरफ वाला जो है इसके दो इलेक्ट्रॉन्स शामिल है, तो देयर शुड बी वन लोन पेयर। और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से दो बॉन्डिंग में शामिल हैं, तो डेफिनेटली दो और बाकी होंगे। सो ये जो क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है, इसके अंदर इस वक्त मुझे लगता है कि 3 लोन पेयर्स शामिल हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी सी। क्या बोलते हो बच्चों, राइट और नॉट? सही है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है बच्चों, एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंस? देखो मुझे वैसे ही पता चल गया, इसका जो डिफरेंस था
वो मैंने देखते ही पता लगा लिया। और वो क्या पता लगा लिया भाई, मैंने देखते ही पता ये लगा लिया कि यहाँ पर H2O है और यहाँ H2S है। तो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ दरअसल क्या बनाता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। खैर, पढ़ते हैं क्या इसमें ऑप्शंस लिखे हुए हैं। O has a higher first and second ionization energy, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। The covalent bond between O and H is stronger. There is a significant hydrogen bonding between water molecules, but not in H2S molecules. So the right answer for this MCQ would be C. है ना भाई? The instantaneous dipole induced dipole between H2O and स्ट्रॉन्गर। देखो, अगर इंड्यूस्ड डायपोल की बात की जाए, इंड्यूस्ड डायपोल डेफिनेटली होगी इसके अंदर, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूं, सो ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स पर ना। तो इसके अंदर है कितने, 8 और 2, 10 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर है 16 और 2, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इंस्टेंटेनियस डायपोल जो है, इंड्यूस्ड डायपोल जो है, दिस इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर इन H2S, नॉट इन H2O। ठीक है। तो अगर इंस्टेंटेनियस डायपोल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो फिर H2S का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था, उसकी स्टेट सॉलिड हो या लिक्विड होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर H2O लिक्विड है और H2S गैस है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा जो डिफरेंस आ रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आ रहा है। ठीक है भाई। चलिए आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है, each of four species in the question are isolated and gaseous. Which species इज नॉट प्लेनर? कौन सा वाला प्लेनर नहीं है? चलिए आइए जरा इसको बना लेते हैं। सबसे पहले तो BF3 इज लाइक दिस, ट्राइगोनल प्लेनर। CH3 की अगर मैं बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन ये दे चुका है अपना, तो दिस इज ऑल्सो ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी मैं बात करूं तो यहाँ दोनों कार्बन को अगर आप देखें, तो इन दोनों ही कार्बन के आपके पास तीन तीन सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो बोथ आर प्लेनर। इसकी अगर मैं बात करूं तो दिस इज नॉट प्लेनर, दिस इज इररेगुलर शेप, दैट इज pyramidal। सो द राइट आंसर फॉर दिस MCQ वुड बी डी। सही है, मैंने आपको बताया था कि जो प्लेनर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। प्लेनर मॉलिक्यूल्स में आप काउंट करेंगे लीनियर वाले को, क्योंकि ये दोनों ही 2D डायमेंशन पर डिपेंडेंट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लाइक दिस। ठीक है ना। उसके अलावा ट्राइगोनल प्लेनर आपके पास शामिल होगा, क्योंकि वो एक्स और वाई और जी पे जो है क्या नाम है वो, सारे एक ही आप कह लें 2D डायमेंशन है, एग्जिस्ट करते हैं तीनों एक्स वाई जी एक्सिस पर। और उसके अलावा जो हमें नजर आ सकता है वो है बैंड शेप। ये तीन प्लेनर हैं जो कि वन गो में हमें नजर आ सकते हैं, ये वन डायरेक्शन में नजर आ सकते हैं। बाकी जो होंगे आपके पास वो यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। अच्छा, इसमें बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल आती है आपके पास C3H6 की। तो याद रखिएगा जब हम C3H6 की बात करेंगे, तो यहाँ पर ये वाले जो दो कार्बन हैं, they are definitely planar molecules, या सॉरी they are on the plane, they are on the same plane। अगर मैं दो कार्बन की बात करूं तो they are on the same plane, but if you talk about the third carbon, तो जो थर्ड कार्बन होगा इसका चार बॉन्ड है, तो दिस इज टेट्राहीड्रल। तो टेट्राहीड्रल वाला जो कार्बन होगा इज नॉट ऑन द सेम प्लेन। सो कीप इट रिमेंबर, अगर C3H6 की बात आएगी, so not all the atoms of this molecule are on the same plane। ये C2H4 है, तो देयर इज ऑल द एटम्स जो कि अपने सेम प्लेन पे हैं, एक ही डायरेक्शन में है, एक ही गो में आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। ये भी काफी आसान सवाल है, मेरे ख्याल से आप देख के खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। क्या सवाल है जरा देखिएगा बच्चों। इसमें कह रहा है सॉलिड एल्युमिनियम क्लोराइड sublime at 178 डिग्री सेल्सियस, which structure best represent the species द वेपर एट दिस टेम्परेचर। देखो, वेपर बन जाए या लिक्विड रह जाए या सॉलिड रह जाए, स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा। ठीक है ना, स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा। आपने देखना है इसमें AlCl3 का बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा बना हुआ है, सही स्ट्रक्चर कौन सा बना हुआ है। सो मुझे तो ए ही नजर आ रहा है, जिसके अंदर आप देखें AlCl3 भी बना हुआ है, ये AlCl3 बना हुआ है, ये AlCl3 बना हुआ है, और यहाँ क्लोरीन ने अपना डेटिव बॉन्ड बना लिया है, यहाँ क्लोरीन ने अपना डेटिव बॉन्ड बना लिया है। ये गलत इस वजह से है क्योंकि एल्युमिनियम बॉन्ड दिखा रहा है। ये गलत इस वजह से है क्योंकि Al2Cl6 नहीं है। ये इसलिए गलत है क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड दिखा रहा है। राइट। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 11। Carbon and silicon have the same outer shell electrons या electronic configuration. Why silicon silicon bond is weaker than carbon carbon bond?
ड्यू टू द लार्जर साइज, राइट, थोड़ा साइज बड़ा हो जाएगा, तो जो सिलिकॉन और सिलिकॉन का साइज बड़ा होने की वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ है ये बढ़ जाएगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से जो बॉन्ड हो जाएगा वो वीकर हो जाएगा। ठीक है, खैर आगे पढ़ते हैं। सवाल में ऑप्शंस क्या हैं मुझे आइडिया नहीं है, बट इसको पढ़ते ही जो मेरे जहन में आया वो मैंने आपको बता दिया। सिलिकॉन एटम्स हैव अ लार्जर एटॉमिक रेडियस देन कार्बन एटम्स। दिस सीम्स लाइक कि ये राइट आंसर होगा। और सिलिकॉन हैज अ ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज देन कार्बन। ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज तो है, बट ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज होने के साथ साथ के पास और भी चीजें देखना पड़ती है ना। मैं अगर मैं कार्बन और सिलिकॉन की बात करूं, सो इसका न्यूक्लियर चार्ज +6 है और इसका न्यूक्लियर चार्ज +14 है, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अगर मैं शील्डिंग इफेक्ट की बात करूं तो इसका शील्डिंग इफेक्ट -2 है, तो इसका शील्डिंग इफेक्ट -10 भी तो है। शील्डिंग इफेक्ट भी तो बढ़ रहा है। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो डाउन द ग्रुप जाते जाते आपके पास एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन लॉस करना, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह जो है सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं। बट इस वक्त दे आर आस्किंग अबाउट द बॉन्ड, एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के लिए लेंथ ऑफ बॉन्ड बड़ा मैटर करता है ना भाई। खैर, सिलिकॉन हैज अ स्मॉलर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, अगेन ये तो आयोनिक बॉन्डिंग के लिए शायद काम आ जाए, कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए तो काम नहीं आएगा। सिलिकॉन इज मोर मेटालिक, नो, सो द ओनली राइट आंसर इज ए। बॉन्ड के बाद में अगर आप बात करना चाहेंगे, बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में अगर आप बात करना चाहेंगे, तो देयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास बॉन्ड लेंथ क्या है, उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा हुआ है आपके पास। मिथाइल isocyanate is a toxic liquid which is used in the manufacturing of some pesticide, which is approximately angle between the bond from nitrogen atom and a molecule of methyl isocyanate। अच्छा जी, आइसोसाइनाइड क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, सो CH3 तो अपनी जगह है, ठीक है ना। उसके बाद नाइट्रोजन है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन तो हर जगह ही कनेक्ट हुआ हुआ है, हर जगह पर कनेक्ट हुआ हुआ है। उसके बाद इसका डबल बॉन्ड किसके साथ है? कार्बन के साथ। और फिर डबल बॉन्ड है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये स्ट्रक्चर है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन ये लोग क्या निकाल रहे हैं? एंगल निकाल रहे हैं, है ना भाई। सो ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, साथ साथ एक लोन पेयर है। दो बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर हो गए तो एंगल 117 होना चाहिए ऑलमोस्ट। या अगर 117 इसने नहीं दिया हुआ है तो फिर 120 लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, मैंने आपको बताया भी था अगर आपको याद हो कि मार्किंग स्कीम में 120 भी एक्सेप्टेबल है। बट आप लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग 117 लिखें, क्योंकि लोन पेयर की वजह से जब वो लोन पेयर रिपेल करेगा तो जो बॉन्ड पेयर्स होंगे वो स्लाइटली क्या हो जाएंगे? थोड़े से करीब आएंगे, तो एंगल दो फर्क में आएगा। लेकिन अभी फिलहाल ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करें, हमें मजबूरी 120 ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। सही है, चले आ जाते हैं 13 के ऊपर। ये बड़ा अच्छा सवाल है, देखें। हिस्टामाइन प्रोड्यूस in the body with the help of fight injections, shapes allowed to fit into the receptors which expand blood vessel। अब ये सब लंबी जो उन्होंने की हुई है, अब हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बायो पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। जब नहीं पढ़ते हैं तो हमें किस फायदा, मतलब मैंने कभी जिंदगी में बायो नहीं पढ़ी तो मुझे क्या जरूरत है इसके बारे में इतना, ब्लड वेसल्स कैसे एक्सपैंड होंगे या कि नहीं। वी डोंट केयर अबाउट दिस, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज एंगल्स। वो हमसे सवाल पूछ रहा है व्हाट आर द बॉन्ड एंगल्स एक्स वाई एंड जी, ये मैटर करता है। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ एक्स वाई एंड जी, हमें ये जवाब देना है क्योंकि हमने ये पढ़ा है। ठीक है भाई, आप देखें नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स हैं, बट इसने लोन पेयर नहीं बनाया, होशियार ने जानबूझ के, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम हो। तो एक्स वुड बी 107। वाई में देखें आपके पास 4 बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, तो वाई वुड बी 109.5। और यहाँ देखें कार्बन के अंदर आपको उसने 3 बॉन्ड दिखाए, चौथा डबल बॉन्ड है, तो जी वुड बी 120 डिग्री। दे आर आस्किंग फॉर द लार्जेस्ट वन एंड द स्मॉलेस्ट वन, सो एक्स वाई जी, x is the smallest, y is medium than z, so a would be the right answer। इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई? a होना चाहिए। सही है। उसके बाद दे आर आस्किंग व्हेन सॉलिड एल्युमिनियम क्लोराइड इज हीटेड Al2Cl6 इज फॉर्म, व्हिच बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन एल्युमिनियम क्लोराइड यार। मतलब ये तो कोई सवाल ही नहीं है, तो हलवा सवाल हो गया ना बहुत ज्यादा। इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स मौजूद है भाई? कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब ये तो कोई सवाल ही नहीं है, ये अभी हम 3-4 मरतबा कर चुके हैं। आगे चलते हैं फिर। ये लिखा हुआ है इसमें इन विच हाइड्राइड
इज द एच एक्स एक्स बॉन्ड एंगल इज द स्मॉलेस्ट, इनमें से सबसे कम बॉन्ड एंगल किसमें है? ठीक है भाई, देख लेते हैं। BH3 की अगर मैं बात करूं, सॉरी गलत बना दिया मैंने, BH3 की अगर मैं बात करूं तो दिस शुड बी 120। CH4 की अगर मैं बात करूं तो दिस इज 109.5। C2H6 की अगर मैं बात करूं तो अगेन दिस इज 109.5। और अगर यहां मैं बात करूं तो दिस इज pyramidal and this would be 107। सो इन विच द एंगल इज द स्मॉलेस्ट, तो मेरे हिसाब से इसमें सबसे कम जो आ रहा है वो आ रहा है डी में, है ना भाई? सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप देख रहे हैं जिसमें वर्किंग कम है, जिसमें बेसिक चीजें हैं, उसमें आंसर थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब आगे की तरफ आ रहा है। और जो आसान चीजें हैं, मतलब थोड़ी सी मुश्किल भी चीज है और थोड़ी सी आसान भी चीज है, उसके अंदर आंसर तकरीबन करीब करीब आ रहा है। ये एक मेरी मतलब मेरी अजम्पशन है, बाकी ये चेंज भी हो सकती है। विच एलिमेंट शोज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, कौन से वाले कोवलेंट कंपाउंड बनाने की ग्रेटेस्ट टेंडेंसी रखते हैं? अगर कोवलेंट की बात करूं, देखो पोटेशियम और मैग्नीशियम ये तो मेटल्स हैं, ये तो रखेंगे ही नहीं। बाकी नियॉन आउटर शेल कंप्लीट होता है, तो इसका आंसर बोरोन होना चाहिए। बोरोन एक मेटलॉइड है, सो ये काम बोरोन फिर बेहतर कर सकता है एज कम्पेयर टू मेटल्स एंड नोबल गैसेस। ठीक है भाई। जैसे BF3 की एग्जांपल आपके सामने है, और अभी उसने BH3 भी दे दी। नाउ क्लोरीन एंड ब्रोमीन हैव डिफरेंट volatilities, यानी कि क्लोरीन इज गैस, ब्रोमीन इज लिक्विड, सो chlorine is much more volatile than bromine. Which row identifies the more volatile of the two elements and give the correct explanation? Identify of the more volatile, तो more volatile is definitely chlorine। ये तो बड़ी सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें से आपने राइट आंसर निकालना है। अब देखें, मुझे आपको बताना था और मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, जब ये हम इंस्टेंटेनियस डायपोल या इंड्यूस डायपोल पढ़ रहे थे या टेम्पररी डायपोल पढ़ रहे थे, वी नो दिस व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, so the induced dipole increases, hence the volatilities or melting point or boiling point or states are going to be affected। तो इसमें टोटल सिचुएशन इंस्टेंटेनियस डायपोल की वजह से है। तो यहाँ लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस डायपोल डायपोल फोर्स आर ग्रेटर इन ब्रोमीन देन इन क्लोरीन, सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस आर ग्रेटर इन क्लोरीन, नहीं, इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा है उसमें ज्यादा होगी। जब उसमें ज्यादा होगी तो वो लेस वॉलेटाइल होगा, वो लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस से ऊपर होगा। ठीक है, उसके अलावा उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इफेक्टिव होगा, मतलब ज्यादा होगा। सॉरी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है आपके पास। वो कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर गिवन, व्हिच स्टेटमेंट एक्सप्लेन द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम मीथेन टू ब्यूटेन? ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं भाई, इसमें भी इंस्टेंटेनियस डायपोल की ही बात होगी। अच्छा जी, और क्योंकि इसमें सरफेस एरिया की भी बात हो सकती है और इलेक्ट्रॉन्स की भी बात हो सकती है। सो क्लोजर पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स रिजल्ट इन स्ट्रॉन्गर वैन डर वाल्स फोर्सेस। क्लोजर पैकिंग क्या होती है? More covalent bonds are present and therefore more energy required to break the bond। देखो, covalent bonds are there definitely, but melting and boiling point is going to be affected by the intermolecular forces, right? In covalent compounds, more electrons in the molecule result in stronger van der Waals forces. This is absolutely correct. More hydrogen atoms in the molecule result in stronger hydrogen bonding. No, there is no oxygen, fluorine, and nitrogen, so there would be no hydrogen bonding. So the right MCQ answer for this MCQ is C। Again, the same type of question. They are asking the characteristic smell of garlic is due to the allen। ये अच्छी चीज है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि गार्लिक तो हम लोग घर में यूज करते ही हैं। तो अगर हम अम्मी या अपनी बहन को ये बात बता दें तो वो थोड़ी सी शॉक हो जाएंगे, और माय गॉड, पढ़ा लिखा बच्चा मेरे घर में आ गया है। सो आप बोल सकते हैं घर वालों को, तो आप क्या बोलेंगे? मामा, ये एलन की जो खुशबू है ना, ये बहुत जोर से हमें फील हो रही है फ्रिज के अंदर, आप काइंडली इसको यहाँ ना रखा करें। इस तरह की बातें आपको घर में इज्जत बख्शवा सकती हैं। What are the approximate bond angles of X, Y, and Z in the molecule of Ln? ठीक है ना भाई? ये सवाल अच्छा है। इसमें देखें, आपके पास कार्बन के पास 3 बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, तो दिस मस्ट बी 120। इसके अंदर भी कार्बन के पास 3 बॉन्ड ही नजर आ रहे हैं, तो दिस मस्ट बी 120। और इसके अंदर कार्बन के पास मुझे 4 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो दिस इज 109.5। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? X वुड बी 120, Y would be 120 और Z would be 109। तो इस हिसाब से इसका आंसर बनता है C। सही है भाई, C would be the right answer। सही है भाई।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने यहाँ नजर आ गया है हमें, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या, विच मॉलिक्यूल कंटेन 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट फोकस्ड, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। वो ये नहीं बोल रहा 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और मुझे साफ नजर आ रहा है इसका आंसर NCl3, क्योंकि NCl3 के अंदर अगर हम देखें, सो वी हैव 3 बॉन्ड पेयर्स, एंड वंस वी हैव 3 बॉन्ड पेयर्स, so definitely it includes 6 electrons present in these 3 bonds, ठीक है ना। तो 3 bonds के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, सही है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सेइंग व्हिच मॉलिक्यूल हैज द लार्जेस्ट ओवरऑल डायपोल। ये मैं आपको क्लास में भी कराया था। ये तो है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं, और वो नॉन पोलर बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप देखें, ये आपके पास 120 डिग्री है, यानी कि ये जो है आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर है। ये वाली जो आपके पास डायपोल है वो इस वाले डायपोल को कैंसिल कर रही होगी। इनफैक्ट कि ऑक्सीजन वाली डायपोल स्लाइटली ज्यादा होगी, बट फिर भी ऑलमोस्ट ये डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी ड्यू टू द प्लेनर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये वाली यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, और ये वाली यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। सो द ओनली राइट आंसर इज दिस, कि यहाँ पर आप देखें कि डायपोल एग्जिस्ट कर रही है। CH3 के जो बॉन्ड्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, तो जाहिर सी बात है उसको कोई कैंसिल करने वाला मौजूद नहीं है। सो द ओवरऑल डायपोल प्रेजेंट इन द बी मॉलिक्यूल, ठीक है भाई। उसके बाद दे आर आस्किंग विच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जिसके अंदर आपके पास क्या मौजूद होगी बच्चों। सबसे पहले तो आप देखेंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल। इंस्टेंटेनियस डायपोल देखने के लिए आपको देखना पड़ेंगे नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है ना। अच्छा, जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहां पर एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपके पास नॉर्मली ये 3 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, ये 5 कार्बन है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, 5 कार्बन के अंदर अगर मैं फोकस करूं तो ये 5 कार्बन है, ठीक है। और अगर मैं इसकी ब्रांच बना दूं ऐसे, तो ये जो है लेस बॉइलिंग पॉइंट रखती होगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो है ब्रांच आ गई, और ब्रांच के आने की वजह से ये एक दूसरे से, 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो वैन डर वाल फोर्सेस स्लाइटली कम हो जाएंगी। और अगर एक और ब्रांच आ गई, फिर तो ये और डिसऑर्डरली अरेंज हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे, इस वजह से और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बट स्टिल द सीन इज डिफरेंट ओवर है। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल मौजूद है। हाइड्रोक्सिल का मतलब यह है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन कनेक्टेड है विद द लोन पेयर। इसका मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो इफ यू टॉक अबाउट अल्कोहल्स, तो 2 कार्बन वाला अल्केन, 2 कार्बन वाला अल्कीन, दोनों ही गैसेस होते हैं। लेकिन 2 कार्बन वाले अल्कोहल की बात करें तो इट इज स्टेबल अल्कोहल लिक्विड, जो कि इसका मतलब है, ये शो कर रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है। और काफी ज्यादा कितना है भाई? 78 डिग्री सेल्सियस है। तो द राइट आंसर फॉर दिस MCQ वुड बी डी। इसका राइट आंसर आपके पास क्या होगा भाई? डी होगा, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, ठीक है भाई। अब यहाँ पर एक और सवाल मौजूद है हमारे पास। 2 कन्वर्जन्स आर शोन, अमोनियम टू अमोनिया, इथीन टू इथेन, विच सिमिलर फीचर डू दीज कन्वर्जन्स हैव। ठीक है, ये अमोनियम से आप देखें किस में कन्वर्ट हो गया है, अमोनियम से कन्वर्ट हो गया है अमोनिया में, ठीक है। और ये जो है कन्वर्ट हो गया है किससे बच्चों? ये कन्वर्ट हो गया है इथीन से इथेन में, सही है। इसमें क्या चीज सिमिलर है? इसका एंगल 109 है 0.5, इसका एंगल 107 है, दो को एंगल कम हुआ है। इसका 120 है, इसका 109.5 है, इसका भी एंगल कम हुआ है, दोनों का एंगल कम हुआ है, ठीक है ना भाई। तो देखें, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अभी हमने वैसे पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर आप चेक करना चाहें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं। नाइट्रोजन की अगर मैं कैलकुलेट करूं तो NH4 इज इक्वल्स टू +1, ठीक है ना। हाइड्रोजन होता है +1, 4 हाइड्रोजन कितने होगा? +4, +4 उधर जाएगा तो -4, -4 +1 विल गिव यू नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3। और अगर मैं इधर बात करूं तो यहाँ पर हाइड्रोजन +1 होता है, 3 हाइड्रोजन -3 हो जाएंगे उधर जाके। तो यहाँ तो चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हुई ही नहीं, ठीक है ना भाई, ऊपर वाले में। तो यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, ऊपर तो ऑक्सीडेशन स्टेट हुई नहीं चेंज। जबकि अगर मैं इसमें निकालना चाहूँ तो 2 कार्बन बराबर हैं किसके? 4 हाइड्रोजन के। तो 4 हाइड्रोजन का +4 हो गया, +4 उधर जाएगा तो -4, और एक कार्बन का आ जाएगा -2, ठीक है ना भाई।
और यहाँ देखें एक हाइड्रोजन का चार एक होता है, तो 6 हाइड्रोजन का +6 हो गया, +6 उधर जाएगा तो -6, और एक कार्बन के लिए हो गया -3। तो देखें नीचे वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट फिर चेंज हो रही है, ऊपर वाले में नहीं हो रही। वैसे अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो ये भी इस तरह से भी हो सकता है कि फिलहाल इसका आंसर ये नहीं हो सकता क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, लेकिन फाइनल एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा ना भाई। सो इस वजह से मैंने आपको इसको करके दिखा दिया। नाउ डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, वो मैंने आपको दिखा दिया है। फॉर्मेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें लोन पेयर आ रहा है, इसमें कहीं लोन पेयर नहीं है, ठीक है। एंड लॉस ऑफ पाई बॉन्ड्स एक में लॉस हो रहा है, एक में डेटिव बॉन्ड है यानी सिग्मा बॉन्ड है। तो राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी बी। यहां पर बॉन्ड एंगल दोनों का ही कम हो गया। सही है भाई बच्चों। अच्छा सवाल है, आसान भी है और थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए भी जरूरत है इसके। इन विच स्ट्रक्चर आर द थ्री एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन अ स्ट्रेट लाइन। अगेन स्ट्रेट लाइन का मतलब है प्लेनर मॉलिक्यूल। इन विच स्ट्रक्चर आर द थ्री एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये देखो यहाँ पर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, तो जाहिर सी बात है ये टेट्राहीड्रल है, इसके बारे में बात नहीं कर सकते। प्रोपेन, प्रोपेन के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रोपेन के अंदर एक दो, अच्छा सॉरी ये प्रोपेन है तो C3H8 है। इसके अंदर भी सारे टेट्राहीड्रल हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पर है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये होगा इस तरह से, है ना भाई, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अच्छा मैं पॉलीइथीन की बात करूं तो पॉलीइथीन के अंदर भी आप देख सकते हैं ये सारे चार बॉन्ड ही होते हैं, है ना भाई। तो देखें ये भी टेट्राहीड्रल है, ये भी टेट्राहीड्रल है, ये भी टेट्राहीड्रल है। द ओनली राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज डी, क्योंकि ये आपके पास जो है ऑक्टाहीड्रल है ना भाई। तो वैसे तो आपको ये नहीं पता था कि ऑक्टाहीड्रल इज ऑल्सो प्लेनर मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने आपको सिर्फ क्या बताया है कि प्लेनर मॉलिक्यूल बैंड शेप होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, या आपके पास जो है वो वाला लीनियर वाला होगा, है ना भाई। लेकिन ये आपको जरूर पता था कि टेट्राहीड्रल इज नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल ना। तो यहाँ तीन उसने टेट्राहेड्रल दिए हैं इस वजह से ही, क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि जिसके अंदर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। तो उसने तीन टेट्राहेड्रल दिए ताकि एक तरफ से आपको ये बताओ कि यार ये तीनों तो नहीं हो सकते। तो राइट आंसर क्या होगा, ये वाला। अब इसके अंदर सिचुएशन क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कौन से तीन जो है क्या नाम है, इन अ रॉ हैं या इन अ सेम लाइन है। देखो ये सारे 90 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे से दूर। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर तीन एलिमेंट्स क्या हैं, एक सेम रॉ में है। यहाँ देखें तीन एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम रॉ में है। यहाँ देखें आप तीन एलिमेंट कैसे हैं, सेम रॉ में है, सेम प्लेन में। तो इस तरह से ये सवाल वर्कआउट कर रहा है, ठीक है भाई। देखिए एक सवाल और करते हैं, हमारे पास 25 MCQs क्या है। इन द सोडियम क्लोराइड लैटिस द नंबर ऑफ क्लोराइड आइंस दैट सराउंड्स ईच सोडियम आइन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सोडियम आइंस एंड क्लोराइड आइंस। ये तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था। एक पॉजिटिव आइन 6 नेगेटिव आइन से सराउंडेड होता है और एक नेगेटिव आइन 6 पॉजिटिव आइन से सराउंडेड होता है। तो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी सी। बहुत सीधा सीधा सवाल है ना भाई बच्चों। ये होपफुली आप लोगों को आता होगा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, द स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड विद इन द हैलोजन मॉलिक्यूल एंड द वैन डर वाल फोर्सेस बिटवीन हैलोजन मॉलिक्यूल्स आर वेरी गोइंग डाउन द ग्रुप 17 फ्रॉम क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन व्हिच रॉ शोस दीस करेक्टली। बहुत मजे का सवाल। अगर आप बात करें किसकी, क्लोरीन से ब्रोमीन से आयोडीन, सो वी नो दिस कि इसका स्ट्रक्चर छोटा है, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर भी छोटा है। तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो गैप होगा वो कम होगा। सो द बॉन्ड length between chlorine to chlorine atom is smaller, then the bond length between bromine to bromine atom is more, and the bond length between iodine to iodine is going to be more. So when you are going down the group in group 17, so the structure, the size is going to be increases. So when the size is going to be increases, the difference or the distance between two nucleus is going to be increases. Hence तो आपके पास जो bond length है वो increase हो रही है, so bond की जो आपके पास स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है। तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड इन स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है। सो द राइट आंसर कैन बी, क्या होगा भाई, ए और बी। राइट आंसर क्या हो सकता है आपके पास, ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट क्लोरीन, तो यहाँ पर
एक एटम के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक एटम के पास 35 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ एक एटम के पास तकरीबन 53 इलेक्ट्रॉन्स हैं. When you are going down the group, the number of electrons are going to be increases, hence the induced or instantaneous dipole is going to be increases, which is definitely affecting on what the melting point and the volatilities, or you can say that the alkaline state of that matter. So आपको पता है क्लोरीन गैस होती है, ये लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है, तो आप देखें इंस्टेंटेनियस डायपोल की वजह से यहाँ पर डाउन द ग्रुप स्टेट सॉलिड, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड हो रही है, और इस वजह से वॉलेटिलिटी कम हो रही है, और इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है. So it's all about the instantaneous dipole, which is increased due to the number of electrons. So which is the right answer for this MCQ would be B. बड़ा जबरदस्त सवाल है, दो बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपके सिलेबस का बहुत जबरदस्त पार्ट है वो उसमें इंक्लूड किए गए हैं. ठीक है भाई. चलो क्वेश्चन नंबर 27. Ethane burned in oxygen produce carbon dioxide and water. Okay, which bond angle are present in the molecule of ethane and its combustion products? ठीक है. इथेन आपके पास जो है, इथेन का स्ट्रक्चर आपके पास इस तरह से होता है. So this would be 109. So right answer can be C or D. And the products we have right now is carbon dioxide 180 and the water molecule 104. So 180 और 104, 104 और 104.5 एक ही बात है, almost near. So the right answer for this MCQ would be C. काफी आसान है. देखो बॉन्ड एंगल वाले सवाल काफी आते हैं पेपर में, है ना भाई. अब देखें ये भी कितना आसान सवाल है, शेप वाला. व्हाट आर द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड. वाटर जो है आपके पास, इट सीम्स लाइक दिस, दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, इसको हम नाम देते हैं बैंड शेप. और अगर आप बैंड शेप ना नाम दें तो आप इसको नॉन लीनियर भी कह सकते हैं. ठीक है भाई. सो द राइट आंसर कैन बी सी और डी. बोरोन ट्राइफ्लोराइड की अगर हम बात करें तो बोरोन तो बेचारा 3 इलेक्ट्रॉन्स ही रखता है, जिसकी वजह से ये मैक्सिमम 3 बॉन्ड एंगल्स बना पाता है. तो इट इज ट्राइगोनल प्लेनर. So the right answer for this MCQ would be D. ठीक है भाई. आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है 29. 29 is saying drinking water may contain dissolve dissolve calcium hydrogen carbonates. How many electrons are present in hydrogen carbonate ion? ठीक है, फाइंड आउट कर लेते हैं. हाइड्रोजन कार्बोनेट का आयन, इसका चार्ज -1 होगा क्योंकि कैल्शियम का 2 जो है बाहर लिखा हुआ है. देखें, सो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया 1, कार्बन का इलेक्ट्रॉन हो गए 6, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हो गए 8 × 3. ठीक है, टोटल कितना हो गया भाई? 1 + 6 + 8 3 = 24, 31. कितने बनते हैं ये? 31. बट ओवर हेयर वी हैव -1 एज वेल, विच मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन भी किया हुआ है. So +1 is also there. So the total number of electrons over there would be 32. कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई यहाँ पर? 32 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे. सही है. Now they are asking in the next question which molecule contain a nitrogen atom with sp hybridized orbital. sp hybridized orbital का मतलब क्या होता है? जिसके पास सिर्फ दो पेयर हो, टोटल 2 पेयर, और मुझे जो साफ नजर आ रहा है वो CN में नजर आ रहा है. अगर आप इसमें देखें तो सी के पास एक बॉन्ड पेयर है सिग्मा वाला और एक लोन पेयर है, तो टोटल पेयर इसमें सिर्फ 2 हैं. सो सिर्फ टोटल पेयर जब 2 होते हैं तो वो क्या कहलाता है? sp हाइब्रिडाइज. क्या कहलाता है भाई? वो sp हाइब्रिडाइज कहलाता है. यहाँ देखें इसके पास 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है, तो टोटल 4 हैं, तो ये sp3 है. ठीक है. यहाँ देखें आप अगर नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी? यहाँ 5 बॉन्ड होंगे मेरे ख्याल से. ये तो में 5 बॉन्ड होते हैं इसके मेरे ख्याल से. ये बनता है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से होता है शायद ये, बट इसका तो खैर ताल्लुक ही नहीं है. 5 बॉन्ड है इसके अंदर, और अगर नहीं भी है तो उसमें 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स की वजह से ये 120 होगा. ठीक है ना. इसके अंदर ये अमाइन है तो ये इस तरह से होगा. इसके अंदर भी 3 बॉन्ड्स हैं और एक लोन पेयर है, तो ये कितना होगा? 107 होगा. सो द ओनली राइट आंसर इज सी. और स्पेशली जब हम इसकी बात कर रहे थे तो मैंने HCN बनाया भी था, तो इस वजह से भी मुझे याद पड़ गया फौरन से, तो मैंने इसको कर दिया. ना क्वेश्चन नंबर 31. अच्छा, इसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा भाई, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. लेकिन अगर ये आप मैंने इतनी इंस्टेंटली कैसे बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 5 है. सो ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर 5 का मतलब है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग. तो मैंने इस तरह से इसको बना लिया. ठीक है. खैर आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा. आगे चलते हैं. द वॉलेटाइलिटी
the volatility of group 17 elements chlorine, bromine and iodine decreases down the group. What is responsible for this? Again वही सवाल, सेम क्वेश्चंस। जब आप ज्यादा एमसीक्यूज कर लेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि एक ही चीज आपके पास बार बार आई जा रही है, तो वो आपको फिर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसलिए ये पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करना बड़ी जरूरी होती है। देखें बार बार वही सवाल घूम फिर के आ जा रहे हैं। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ कोवेलेंट बॉन्ड की बात होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं भाई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखें, देख रहे हैं। जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि मुझे कहां पर क्या आंसर देना है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा तो हो सकता है आप बॉन्ड लेंथ की बात कर दें, हो सकता है आप बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर दें, क्योंकि उस वक्त आपको आइडिया नहीं होगा कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, वॉलेटाइलिटी और ये स्टेट्स ऑफ जो है क्या नाम है किसी भी चीज की स्टेट्स, दे आर एक्चुअली डिपेंडिंग बाय द इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। अगर आपको ये बात पता ही नहीं होगी तो आप गलत एमसीक्यू पे टिक लगा देंगे। ठीक है, खैर। 32, this question refer to the isolated gaseous atom in which atom all the electrons are paired। भाई ये बड़ा आसान सवाल है और ये आपने याद रखना है कि ये हमेशा ग्रुप टू का आंसर होगा। इसका आंसर हमेशा क्या होगा? ग्रुप टू। उसका आंसर मुझे कैसे पता लगा कि ग्रुप टू होगा? उसकी वजह ये थी कि आप अगर फॉर सपोज मैग्नीशियम की बात करते हैं, अगर आप कैल्शियम की बात करते हैं, देखिए इनके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 20 इलेक्ट्रॉन है। तो एक तो ये है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस के बाद वाला जो अगला वाला होगा ना, मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट कर रही होगी 3s2, है ना भाई। सेम एज इट इज इसकी भी कैसी होगी? इसकी नोबेल गैस के ऊपर खत्म हो रही होगी, उसके बाद क्या लिखा हुआ होगा? 4s2। इसी तरह से अगर आप स्ट्रॉन्शियम की बात करें तो वो होता है 38, वो भी नोबेल गैस पे खत्म हो रही होगी और फिर होगा 5s2। तो यहाँ पर जितने भी सब शेल्स होते हैं वो कंप्लीटली पेयर्ड होते हैं। देखिए यहाँ तक तो फुल होगा सारा का सारा, है ना। उसके बाद ये इसके बाद वाला जो है ये भी फुल है। तो इसीलिए द राइट आंसर वुड बी ग्रुप टू। ये बड़ा शॉर्ट वे में आपको मैंने समझा दिया कि आप इसका इस तरह से निकाल सकते हैं इसका आंसर। Which compound has a boiling point that is influenced by hydrogen bonding? Definitely it should be containing hydrogen with oxygen or hydrogen with nitrogen or hydrogen with fluorine directly connected with the lone pair. सो अब इसमें शायद आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, बट मेरे ख्याल से तो आंसर डी होना चाहिए 33 का। क्योंकि आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर O इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द हाइड्रोजन लाइक दिस, सो इट कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि ये एस्टर है और एस्टर के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं सिचुएशन इस तरह से है, आप देख लें कि यहाँ पर ऑक्सीजन इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद हाइड्रोजन। ये आपके पास ऑक्सीजन है और दोनों तरफ कार्बन की चेन है, तो यहाँ इज ऑल्सो नॉट कनेक्टेड ऑक्सीजन डायरेक्टली विद हाइड्रोजन। यहाँ पर भी यही सिचुएशन है। सो द ओनली राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी डी, वेयर ऑक्सीजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद हाइड्रोजन विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। अब जब ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम छोटी सी आपके पास ये आ सकती है कि जब तक आप ऑर्गेनिक नहीं पढ़ेंगे तो आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना नहीं आएंगे। ठीक है भाई। नाउ विच मॉलिक्यूल हैज नो ओवरऑल डायपोल? नो ओवरऑल डायपोल का मतलब ये है कि अगर आप इसकी बात करेंगे तो देखें यहाँ पर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है। इसकी अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर दो क्लोरीन के एटम है, सॉरी मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ। अब देखो ये दो हैं, अब हमें नहीं पता ये दो कहाँ आएंगे। अगर अपोजिट आ गए तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और अगर नहीं आए तो फिर नहीं करेंगे। तो वी आर नॉट 100% श्योर कि ये कैंसिल करेंगे भी या नहीं करेंगे। यहाँ तीन आ गए क्लोरीन के एटम्स, तो अगर दो कर भी लेंगे एक दूसरे को कैंसिल तो एक फिर भी रह जाएगा। यहाँ पर मेरे ख्याल से सारे के सारे कर देंगे बिकॉज वी हैव फोर। तो यहां पर ओवरऑल डायपोल एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है भाई। यहां पर वी आर 100% श्योर के नहीं करेगी। यहां पर भी हो सकता था बट द प्रॉब्लम इज दिस कि यहां पर वी आर नॉट 100% श्योर, क्योंकि हो सकता है अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आए तो कैसे करेगी भाई। ठीक है। ये देखें कितना मजे का सवाल है। व्हिच सॉलिड कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ बॉन्डिंग? एंड वी नीड टू रिमेंबर दिस दैट कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं दे हैव कोवेलेंट बॉन्ड्स इन देम एंड अलोंग विद दैट दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी ए, है ना भाई। क्योंकि इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि आयोडीन इज सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलोंग विद इंस्टेंटेनियस डायपोल्स, राइट। Question number 36 is saying which feature is present in both ethene and polyethene? Ethene and polyethene की बात अगर हम करें, so ethene is having like this and polyethene is having like this। सही है भाई। तो बॉन्ड एंगल ऑफ 109 नहीं भाई, इसका बॉन्ड एंगल 120 है, इसका 109 है। 5 बॉन्ड्स, इसके अंदर 5 बॉन्ड्स हैं, इसके अंदर नहीं है। सिग्मा बॉन्ड्स डेफिनेटली दोनों में है। ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। सो द राइट आंसर वुड बी सी। इसका आंसर होना चाहिए आपके पास सी। सिग्मा बॉन्ड दोनों के अंदर है। सही है भाई, आसान है। 37, in which pair does the second substance have the lower
हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द फर्स्ट वन। ये थोड़ा सा दिमाग का सत्यानाश कर देता है, सेकंड वन कौन सा है, फर्स्ट वन कौन सा है, उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत लगाना पड़ती है। खैर, कर लेते हैं। यहाँ देखें आपके पास फर्स्ट वन ये है, सेकंड वन ये, क्या है, विच वन ऑफ डज वन सेकंड वन सब्सटेंस हैव द लोअर बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड वाले का काम होना चाहिए। इसके अंदर क्लोरीन आ गया तो इसके अंदर परमानेंट डायपोल आ जाएंगे, तो इसका ज्यादा होगा, है ना भाई। फिर यहाँ देखें, यहाँ ऑक्सीजन आ गया तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें सेकंड वाले का क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस डायपोल सेकंड वाले की ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले के पास ज्यादा है। यहाँ पर सेकंड वाले का कम है, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस डायपोल है, यहाँ पर किसी तरह का कोई परमानेंट डायपोल नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, नाइट्रोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद हाइड्रोजन, विच मींस इट शुड हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ सेकंड वाला हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द फर्स्ट वन। सही है भाई। चलें, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। तो क्वेश्चन नंबर 38 इज सेइंग मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड बाय देयर केमिकल स्ट्रक्चर्स। फोर कॉमन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर मेटालिक, आयोनिक, सिंपल मॉलिक्यूलर एंड जाइंट मॉलिक्यूलर। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फोर कंपाउंड्स आर शोन। व्हिच सब्सटेंस हैज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए भाई, सही है। रिएक्ट कर सकता है पानी के साथ, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिसिस हो सकती है, मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गुड होगी व्हेन सॉलिड। ये बात मुझे नहीं समझ आ रही, ये मुझे गलत लग रही है। which substance has a simple molecular structure। अच्छा जी, ये वाला मसला है। ये पानी के साथ, पानी में डिजोल्व होने के बाद एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं नॉर्मली, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो फिर वो जो है क्या नाम है, आइंस बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉन पोलर वाला तो ऐसा कोई सीन नहीं करेगा, सॉलिड फॉर्म में तो बिल्कुल ही नहीं करेगा भाई। सही है ना। 113 ये भी कम है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एडिंग वाटर, पानी के अंदर इंसॉल्युबल, ये भी पॉसिबिलिटी है, पानी के अंदर इंसॉल्युबल भी होते हैं। अगर नॉन पोलर होगा तो पानी के अंदर इंसॉल्युबल भी होगा। गुड, ऑलवेज पुअर, ये अच्छा है भाई, ऑलवेज पुअर, ये तीनों बातें फॉलो कर रहा है सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो ये सही है। ये 766 काफी ज्यादा है, तो ये आयोनिक कंपाउंड होगा। गुड वैन सॉलिड फिर भी नहीं होगा, ठीक है ना, मेटल हो सकता है ये। अच्छा, ये लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ एडिंग वाटर सॉल्युबल, मेटल भी नहीं हो सकता। ये आयोनिक और मेटल के कुछ बीच का बना दिया इन्होंने, क्योंकि इससे मेटल पता चल रहा है, इन दोनों से आयोनिक पता चल रहा है। 1600 इनसॉल्युबल ऑलवेज पुअर, ये मेरे ख्याल से इन्होंने जाइंट कोवेलेंट के बारे में बात किया है। खैर, वी डोंट केयर अबाउट दिस, हमारा राइट आंसर भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 is saying why is the boiling point of ammonia higher than the boiling point of phosphine? Again the same thing. Ammonia is having nitrogen directly connected with hydrogen, so definitely it has hydrogen bonding ना। तो ये बात तो मेरे समझ में आ गई डायरेक्टली। अमोनिया मॉलिक्यूल हैव अ सिग्निफिकेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एब्सोल्युटली राइट, बी वुड बी द राइट आंसर। साफ पता चल रहा है, सवाल में ही पता चल जाता है वो पूछना क्या चाह रहा है ना भाई। उसके बाद विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन एन इथीन मॉलिक्यूल। कार्बन एंड हाइड्रोजन के अंदर चाहे इथीन हो चाहे इथेन हो, बॉन्ड तो यही बनेगा, दैट इज ये पी है और ये एस है। तो इसके अंदर आपके पास ये वाली बॉन्डिंग ही होगी, S to P, हेड टू हेड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, है ना भाई, यही होगा इसके अंदर, और क्या होगा। खैर, पाई बॉन्ड बिटवीन एस ऑर्बिटल्स, नहीं भाई, पाए पाए तो एस में हो ही नहीं सकता, एस के अंदर तो पाए हो ही नहीं सकता, है ना भाई। उसके बाद पी में होता है पाई बॉन्ड ना। अब पाई बॉन्ड बिटवीन एन एस, ये वही गलत बात लिखी है। a sigma bond between s orbital, ये दिस इज राइट। सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, पाई नहीं हो सकता। सिग्मा बॉन्ड एन sp2 हाइब्रिडाइज, ये सही है, क्योंकि ये बात कर रहा है किसकी, इथीन की। इथीन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आता है, तो इसका मतलब है ये तीन पेयर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसमें दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी सी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारे 40 एमसीक्यूज का टास्क पूरा हुआ।